हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये चैप्टर का नाम है, लेकिन एक्चुअल टाइटल जो है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पार्टनर्स के बीच उनकी रिलेशनशिप बदल रही है, बिकॉज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। मींस चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। अब ये रेशियो क्यों बदलता है पार्टनर्स के बीच? या तो कोई पार्टनर नया फर्म में आ रहा है, एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, या कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के चला जाएगा, तो बाकी पार्टनर्स का हिस्सा बढ़ जाएगा। कोई नया आएगा, तो जब वो नया आएगा तो उसको भी हिस्सा मिलेगा, तो बाकी पार्टनर्स का हिस्सा कम हो जाएगा। तीसरा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ कोई नया आया ना गया, यहाँ पार्टनर ने अपनी ही इच्छा से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, जो चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। अमालगमेशन हो जाता है फर्म का, मतलब दो फर्म्स आपस में मिलकर कोई नई फर्म स्टार्ट कर देती हैं, तो वहां पर भी पार्टनर्स के बीच आपस में जो है रेशियो चेंज हो जाता है। तो कुल मिलाकर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पार्टनर्स अपने बीच अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल रहे हैं। ये उसके कुछ केसेस हो सकते हैं कि इन केसेस में रेशियो चेंज होता है। ठीक है, अब मुद्दा ये है, जब रेशियो चेंज होता है तो कॉमन अकाउंटिंग चलती है। कॉमन जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वही अकाउंटिंग लगभग एडमिशन चैप्टर में भी है, वही अकाउंटिंग लगभग रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में भी है। क्यों अकाउंटिंग सेम है? पहली बात तो देखो, पहला चैप्टर हमारा था बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, वो तो हर साल अकाउंटिंग होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वो सारा काम, वो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, वो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, वो कॉमन अकाउंटिंग, वो भी हर साल होगी। लेकिन ये जो अकाउंटिंग है ये स्पेशल अकाउंटिंग है। ये स्पेशल अकाउंटिंग क्यों है? क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही होगी। सर्कमस्टेंसेस क्या है कि रेशियो पार्टनर आपस में चेंज कर रहे हैं, एडमिशन किसी पार्टनर का हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये कोई चीजें ऐसी तो है नहीं जो हर साल होंगी। जब भी होंगी उस समय क्या करना होगा, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। क्या जरूरत है हमको? तो देखिए, जब भी रेशियो चेंज होता है उस समय दो बातें तो होंगी, या तो किसी पार्टनर का हिस्सा घटेगा या बढ़ेगा। अगर किसी पार्टनर का हिस्सा घटेगा तो हम बोलेंगे वो सैक्रिफाइस कर रहा है, किसी का बढ़ेगा तो हम बोलेंगे वो गेन कर रहा है। मतलब रेशियो चेंज होगा तो डेफिनेटली किसी का शेयर बढ़ने वाला है या किसी का शेयर कम होने वाला है। हो सकता है किसी को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी पार्टनर को कोई फर्क ना पड़े, किसी का हिस्सा इंक्रीज भी होगा, किसी का शेयर इंक्रीज होगा, किसी का शेयर डिक्रीज भी होगा, और हो सकता है किसी एक का या दो का पार्टनर का शेयर में कोई जो है चेंज ना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रेशियो 5:3:2 था और बदलकर इसे 2:1:1 कर लिया जाए, सपोज ये ABC पार्टनर है, तो A का शेयर 5/10 था पहले भी, 5/10 मतलब 1/2, और अभी भी उसका शेयर जो है पहले 5/10 था। अब A की बात करें तो 2:1:1 का मतलब हो गया 2/4, टोटल 2:1:4। अभी शेयर क्या है 1/2, तो A को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, A का शेयर पहले भी वही था, अभी भी वही। फर्क किसको पड़ रहा है? B को और C को। B का शेयर या C का शेयर, आप देखिए B का शेयर पहले था 3/10 और अब हो गया है B का शेयर, जो नया वाला बताया मैंने आपको, वो ये था 2:1:1, अब शेयर हो गया है 1/4। तो ये जो शेयर है 3/10 और ये जो शेयर है 1/4, विच एवर इज मोर? क्या आपका शेयर पहले से कम हो रहा है, क्या आपका शेयर बढ़ रहा है? तो हम बोल सकते हैं 3/10 इज इक्वल टू 30% और 1/4 इज इक्वल टू 25%। इसका मतलब आपका हिस्सा पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बट आपको ऐसे परसेंटेज में निकालने की नीड नहीं है, आपको ये चीज डिटरमाइन करना है किसका हिस्सा कम हो रहा है या किसका हिस्सा बढ़ रहा है। तो आपको यहां आना है, हमें ये पता लगाना है हु इज सैक्रिफाइसिंग, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
जैसे मैंने यहां देखा कि ओल्ड रेशो 3/10 है और न्यू रेशो 1/4 है, तो ओल्ड रेशो हो गया 3/10 और न्यू रेशो हो गया 1/4। एलसीएम ले लिया सपोज हमने 40, तो ये हो गया हमारा 4 × 3 12 और ये हो गया हमारा 10, तो ये 2/40 आ रहा है। अब 2/40 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहा है। प्लस में क्यों आ रहा है आंसर? बिकॉज इसका ओल्ड रेशो ज्यादा था, ओल्ड में से हमने जो न्यू वाला कम रेशो है वो घटाया, तो आंसर पॉजिटिव आया। मतलब पुराना हिस्सा तुम्हारा ज्यादा था और नया वाला हिस्सा कम है। और अगर हम सी की बात करें तो सी का शेयर जो था पहले वो 2/10 है और न्यू शेयर जो है 1/4 है, तो मतलब आपका हिस्सा पहले 20% था, 25% हो गया, इंक्रीज हो गया आपका हिस्सा। इसका सॉल्व करें अगर हम तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 10, तो ये माइनस में 2/40 है। अब माइनस में आने का मतलब क्या है? माइनस में आने का मतलब इसका नुकसान हो रहा है, माइनस में आने का मतलब है ये पार्टनर गेन कर रहा है। गेन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका पुराना हिस्सा कम था, नया हिस्सा ज्यादा है, इसलिए आंसर माइनस में है। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। और अगर आप गेन निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं गेन वाला हिस्सा पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला बदल दो, न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन हम लोग यहाँ गेन नहीं निकाल रहे हैं, हम तो यहाँ सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं। सेक्रीफाइस निकालते टाइम अगर पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है तो मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहा है, और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। तो अब ये बात हमने करनी कि रेशो चेंज होने पर किसी पार्टनर को या तो फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, हो सकता है किसी को कुछ भी ना हो। जैसे हमने ए की बात करी, ए का शेयर पहले भी 5/10 मतलब 50% था और अब भी 2/4 मतलब 50% है, तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए, तो अब रेशो जब बदलता है, हमने देखा भाई बदलने पर ये चीजें तो होंगी। अब आगे क्या करना है? जब रेशो बदलता है तो कुल मिलाकर लड़ाई, कुल मिलाकर डिस्प्यूट एक ही बात का है। जब रेशो बदलता है, जिस पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा है, जैसे हमारे एग्जांपल में बी का हिस्सा कम हो रहा था, सी का हिस्सा बढ़ रहा था, बी बोलता है और ए का कुछ होना था, ए कुछ बोल ही नहीं रहा, ये बोल रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी का शेयर कम हो रहा है, बी बोल रहा है कि यार जो ये पुरानी चीजें हैं, ठीक है मैं एग्री हूं, मेरा शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर का प्रॉफिट मुझे कम मिलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एग्री इस चीज से। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, पुराने रिजर्व जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए बट वो हमने पुराने टाइम में कमाए थे, जब हमारा रेशियो कुछ और था, तब जब मेरा हिस्सा ज्यादा था, अब मेरा हिस्सा कम होने जा रहा है, तो जब आप फ्यूचर में कभी वो प्रॉफिट और रिजर्व्स बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो मुझे तो हिस्सा कम मिलेगा। तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि आज ये रिजर्व्स जो हैं आज के आज ही बांट लिए जाएं, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएं पुराने रेशो में ही, क्योंकि पुरानी चीज है, पुराने रेशो में बांट लो, कहानी खत्म, डिस्ट्रीब्यूट ही खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर हम पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो फ्यूचर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये चाहते हैं पार्टनर, ठीक है? तो और सही भी है, नहीं तो फिर क्या होगा? फ्यूचर में ये लड़ाइयां होंगी कि मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला। तो इसलिए हमारा को एक तो अकाउंटिंग यहाँ पर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की करनी होती है। रिजर्व्स क्या है? प्रॉफिट का वो शेयर, वो पार्ट है जो हमने फ्यूचर की जो है कंटिजेंसीज के लिए सेव कर रखा था। बट अगर हमें काम नहीं है, हमारे पास पड़ा है रिजर्व, तो रिजर्व है तो प्रॉफिट ही, तो हमने रिजर्व को क्या करना है? बांट लेना है, बांटकर पुराने पार्टनर्स को दे देना है, जिससे फ्यूचर में उस प्रॉफिट, उस रिजर्व से रिगार्डिंग कोई झगड़ा ना रहे। इसी तरह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट लॉस क्या है? आपका पीएनएल अकाउंट का नॉर्मल प्रॉफिट ही है, बट क्या होता है, तो प्रॉफिट हम हर साल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और कई बार पार्टनर ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके रख लेते हैं कि इस ईयर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे या लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ये चीजें भी क्योंकि पुरानी है, तो रेशियो चेंज होने के टाइम पर ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। समझ में आ गई? तो एक अकाउंटिंग तो हमें इसकी पढ़नी होती है, कॉमन अकाउंटिंग है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो किसी पार्टनर की, ठीक है? अब ये है गुडविल। गुडविल का सीधा सीधा रिलेशन फ्यूचर प्रॉफिट से है। गुडविल का सीधा रिलेशन किससे है? फ्यूचर प्रॉफिट से है। तो गुडविल की अकाउंटिंग के बारे में आपको बता दूं, देखिए एक्चुअली गुडविल जो है उसकी अकाउंटिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर क्यों आ रही है? देखो, गुडविल का सीधा रिलेशन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के प्रॉफिट से है। अब क्या होता है, जिस पार्टनर का शेयर कम हो रहा है, जिसका जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो ये पार्टनर कहता है कि देखो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट फर्म कमा क्यों रही है? क्योंकि फर्म की गुडविल है। फ्यूचर में प्रॉफिट कम फर्म कमाएगी क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है।
और उस गुडविल में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मैंने भी गुडविल बनाई है, क्योंकि गुडविल क्या इमेज है आपकी मार्केट में। अगर आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी इमेज अच्छी है, रेपो अच्छी है, तो आपको प्रॉफिट भी होगा। तो पार्टनर ही कहता है कि देखो मुझे फ्यूचर जिसका रेशो चेंज हो रहा है, इसका हिस्सा कम हो रहा है, वही कह रहा है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कम मिलेगा, तो एक काम करो, मुझे फ्यूचर का प्रॉफिट जो कम मिलेगा वो मुझे आज ही दे दो। अब ये बताओ ये कैसे निकालें कि फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा। इसलिए उस फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए हम लोग वैल्यू करते हैं गुडविल की। गुडविल कुछ और नहीं है, फ्यूचर का प्रॉफिट है, नाम हमने गुडविल दे दिया। क्यों? क्योंकि गुडविल की वजह से ही प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं गुडविल में शेयर दो। तो सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर जिसका हिस्सा कम हो रहा है वो कहेगा गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इसलिए एक टॉपिक हमारे इस चैप्टर में होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो भी हम आगे लेंगे। तो गुडविल का वैल्यूएशन करो, वैल्यूएशन करने के बाद आप लोग ये देखो कि भाई फ्यूचर में गुडविल का मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट कितना है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, उसमें मुझे मेरा जो भी हिस्सा बनता है, हिस्सा मतलब जो सैक्रिफाइस में कर रहा हूं, जो मुझे फ्यूचर का प्रॉफिट होगा वो तो मिलेगा, लेकिन जो कम मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर का प्रॉफिट दे दो, मैं कह रहा हूं जो मुझे कम मिलेगा वो मुझे आज ही दे दो। तो हम लोग इसलिए गुडविल निकालेंगे, फिर जिस पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया है उतना शेयर उसको दे देंगे, और देगा कौन? वही पार्टनर देगा जिसका शेयर बढ़ रहा है, गेन करने वाला, जिसको फ्यूचर में ज्यादा मिलने वाला है वो आज ही दे देगा। किसको? सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को। इसलिए गुडविल की एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है इस चैप्टर में, और एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर। जो गेनिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल डीआर हो जाएगी, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर हो जाएगी। जिसका हिस्सा बढ़ रहा है वो पार्टनर दे देगा, और जिसका हिस्सा कम हो रहा है उसको मिल जाएगा उस गुडविल में हिस्सा। ठीक है, ये गुडविल की एंट्री होगी, और ये सीधी सीधी सैक्रिफाइस या गेन वाले शेयर से होगी, और वो हम लोग यहां इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। समझ में आने बात की नहीं? तो गुडविल इसके इस चैप्टर में, अब देखो गुडविल एडमिशन में भी आएगी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में क्या होता है कि एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर क्या कहते हैं नए पार्टनर को कि देखो भाई तुम फर्म में आ रहे हो, तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, इस फर्म को बनाने के लिए जो गुडविल बनाई है वो हमने बनाई है। गुडविल है इसलिए फर्म को प्रॉफिट होगा, उसमें तुम्हें फ्यूचर में शेयर मिलेगा। तुम तो आज ही आए हो फर्म में, तुमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, फिर भी तुम्हें आते ही फर्म में प्रॉफिट में हिस्सा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस गुडविल को हमने बनाया है, इसलिए आप हमें इस गुडविल का पैसा भी दो। तो नया पार्टनर, उस केस में नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर हुआ, क्योंकि नए पार्टनर को हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट में फर्म में, पहले उसका कोई हिस्सा था ही नहीं, पूरा वो गेन ही कर रहा है। तो पुराने पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो उस सैक्रिफाइस के बदले उस नए पार्टनर से गुडविल का अमाउंट की डिमांड करते हैं। तो वहां पर एडमिशन चैप्टर में भी गुडविल की अकाउंटिंग होगी, और गुडविल का वहां पर एक टॉपिक है कि सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर अपने हिस्से के कंपनसेशन में, जितना हिस्सा वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए, उस कंपनसेशन में गुडविल की डिमांड करते हैं, जो नया पार्टनर उनको लाकर देता है। ठीक है, ये एडमिशन में होगा। रिटायरमेंट में क्या होगा? रिटायर होगा पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है वो क्या कहेगा कि तुम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट कमाओगे गुडविल की वजह से। गुडविल मैंने भी बनाई है, मेरा भी कोई ना कोई हिस्सा है, कॉन्ट्रीब्यूशन है गुडविल में, मैंने भी इमेज बनाई है फर्म की, तो मुझे उसमें भी हिस्सा दो। इसलिए जब पार्टनर जाएगा, रिटायर होगा, तो रिटायर होने के केस में भी एक जो पार्टनर है वो गुडविल में हिस्सा लेकर जाएगा, और देगा कौन? देंगे वही गेनिंग पार्टनर। मतलब उसके जाने पर एक पार्टनर, एबीसी पार्टनर है, सपोज सी रिटायर हो गया, तो फायदा किसको होगा? ए और बी को, क्योंकि बाकी पूरा हिस्सा जो प्रॉफिट का है वो फ्यूचर में ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और बी उस समय गेनिंग पार्टनर होंगे, ए और बी देंगे, किसको देंगे? सी को देंगे। ए बी की कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट, सी की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये ही एंट्री रिटायरमेंट चैप्टर में है गुडविल की। समझ में आता? तो गुडविल इज अ कॉमन टॉपिक, गुडविल भी कॉमन टॉपिक है। इसके बाद अभी हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में रिवैल्यूएशन पढ़ा था अच्छे से। रिवैल्यूएशन करते हैं असेट लायबिलिटी का, ताकि फ्यूचर में जो असेट लायबिलिटी की ऊपर जो प्रॉफिट लॉस होने वाला है उसकी कैलकुलेशन हम आज ही कर लें कि असेट बेचने पर या लायबिलिटी के सेटलमेंट में जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर फ्यूचर में डिस्प्यूट खत्म करने के लिए आज ही उसका रिवैल्यूएशन करके बेच नहीं रहे एसेट को, सिर्फ रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और उसके रिवैल्यू करने पर कितनी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई उसका प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, और वो भी पार्टनर आपस में क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और ये चीज भी एवरी टाइम जब एडमिशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तब ये सब किया जाएगा। और एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
वैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि देखो जब पार्टनर्स का रेशो चेंज हो गया, पार्टनर ये कहते हैं कि सब कुछ जब हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांट लिया है और फ्यूचर में हमारा रेशो चेंज हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग अपनी कैपिटल भी चेंज कर लें, कैपिटल भी चेंज कर लें, कैपिटल को भी बना लें, कैपिटल को हम मेंटेन करें अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि हम फ्यूचर में अगर प्रॉफिट, जैसे मान लो पार्टनर की इच्छा है, ये हर कोई नहीं करता, पार्टनर अगर अपने कैपिटल के हिसाब से अपने कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पार्टनर कह रहे हैं कि फ्यूचर में जब हमने अपना रेशियो चेंज कर लिया तो क्यों ना हमारी कैपिटल भी हम उसी के हिसाब से बदल लें। जैसे मान लो एबीसी की कैपिटल जो थी 5 लाख 3 लाख 2 लाख थी, 532 के हिसाब से रेशियो बदलते हुए अब उन्होंने क्या कहा कि हम लोग अपने रेशियो को बदल रहे हैं, सपोज हम इक्वल कर रहे हैं अपना रेशियो, तो हम लोग अपनी कैपिटल को भी उसके हिसाब से इक्वल कर लेंगे सब, ठीक है, हमारा कैपिटल जो फॉर्म में है वो इक्वल हो जाएगा, तो हमारी कैपिटल को भी हम उसके अकॉर्डिंग रेशो नए रेशो के हिसाब से अगर बदलते हैं, बदलने पर क्या होता है, बदलने पर ये होगा यहाँ पे तो किसी पार्टनर को और कैपिटल लानी पड़ेगी ताकि उसकी कैपिटल नए रेशो के हिसाब से मेंटेन हो जाए, या किसी पार्टनर कैपिटल अगर ऑलरेडी ज्यादा लगी हुई थी उसका हिस्सा कम हो गया पहले से, तो कैपिटल क्या करेगा, मैं कैपिटल भी कम कर लेता हूँ, तो हो सकता है पार्टनर को कैपिटल निकालनी पड़े, हो सकता है पार्टनर कैपिटल लानी पड़े, तो ये सब काम करने के लिए हमें जो कैपिटल है में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए टॉपिक बना हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और ये टॉपिक भी कॉमन है, ये भी आपके इस चैप्टर में भी आता है, एडमिशन में भी आता है और रिटायरमेंट में भी आता है, समझ गए। तो ये सारे चारों टॉपिक जो है ना कॉमन टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक का मतलब ये पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं, इसलिए आप इस तरह ना पढ़ें कि कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन, आगे जाके आप कोई सा भी तो ये इन चैप्टर्स में से कोई सा भी चैप्टर पढ़ लें, आपके दिमाग में 3 चीजों की अकाउंटिंग तो होनी चाहिए, एडजस्टमेंट को छोड़ दें क्योंकि हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, 3 चीजों की अकाउंटिंग तो आपको लेके चलनी है, 3 चीजों में दिमाग में रखना है, 3 चीजें कौन कौन सी, रिजर्व्स, गुडविल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग फटाफट से रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, हमें बताया कि रिजर्व्स को पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इसी की अकाउंटिंग क्या होगी, क्या एंट्री होगी, ये हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे आप देखें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की अकाउंटिंग। हाँ जी, तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम पढ़ रहे हैं केस वन ये है कि पार्टनर एग्री टू ट्रांसफर द रिजर्व्स को पार्टनर बांट रहे हैं, और आपको जब तक क्वेश्चन ना कहे ये अज्यूम भी करना है कि रिजर्व बांटने ही हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर ये चाहते हैं कि रिजर्व को ना डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि रिजर्व आपके फ्यूचर को आपको एक तरीके से फ्यूचर में स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, तो फ्यूचर में स्ट्रेंथ देता है, इसलिए हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा बनाए रखने के लिए चाहते हैं कि रिजर्व हमारे पास ही रहे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है कि सर हम रिजर्व को दिखाए भी नहीं, अब रिजर्व अगर हम बांटे नहीं तो प्रॉब्लम है कि फिर फ्यूचर में झगड़ा होगा, लड़ाई है, तो हम ये करना चाह रहे हैं कि फ्यूचर का झगड़ा ना हो, तो उसका सुलझाना कैसे होगा, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग जो केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं वो सिंपल है कि रिजर्व पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब रिजर्व 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के 2 टाइप होते हैं, 11th क्लास हमने पढ़ा हो तो, एक होता है जनरल रिजर्व मतलब जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बना हुआ, और एक होता है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व, तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व अगर आपके पास फ्री पड़े हैं, फ्री मतलब कोई काम नहीं आ रहे पड़े हमारे पास, उस दिन जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो रिजर्व आपको बांट लेने हैं। सभी रिजर्व्स का बैलेंस सीआर होता है, अब आप उन्हें बांट रहे हैं तो क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, उनका अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, पीएनएल में ध्यान रखिएगा, पीएनएल का बैलेंस सीआर है तो प्रॉफिट है उसका बैलेंस सीआर हो, कई बार पीएनएल का बैलेंस लॉस भी होता है, कई बार बैलेंस शीट के असेट साइड में पीएनएल दिखा रखा होता है,
तो उस केस में आपके लिए लॉस है, तो फिर उस केस में फिर उसको सीआर करेंगे, डीआर करने की जगह। बट अभी यहाँ पर P&L का बैलेंस क्या है, सीआर है तो वही डीआर कर देंगे। एक स्पेसिफिक रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, वर्कमैन मतलब हमारे यहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, लेबर हैं, वर्कमैन है, उनको कंपनसेट करने के लिए किसी वजह से उन्हें फिर कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है, किसी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, कोई जो है कोई एक्सीडेंट उनके साथ हो गया, अगर उनका पैसा देना पड़ रहा है, तो उस पैसे को, उस क्लेम को हम लोग इस कंपनसेशन रिजर्व से देते हैं। सबसे पहले इस रिजर्व, इसलिए इसका नाम स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए बना है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है बांटने के लिए। तो पहले अगर आप लोगों ने वो रिजर्व बनाया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो पहले तो आप ये देखना है कि वर्कमैन का कोई क्लेम तो नहीं बन रहा है। अगर वर्कमैन का क्लेम बन रहा है तो पहले आप वर्कमैन का क्लेम निकालोगे इस रिजर्व से, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स्ट्रा बचेगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्सेस रिजर्व अगर होगा तो वही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं तो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 रुपीज पड़े हैं, अब 10,000 रुपीज का रिजर्व पड़ा है हमारे पास। अब मान लीजिए इस वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट हमारे पास कोई क्लेम बन रहा है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन का अगर हमारे पास क्लेम बन रहा है, सपोज इसका हमारे पास क्लेम बन रहा है 5,000 का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो रिजर्व हमारे पास था, रिजर्व था 10,000 का, तो उस 10,000 में से 5,000 का जो क्लेम है वो निकाल लेंगे। अब एक्सेस रिजर्व कितना बच गया हमारे पास, अभी भी बच गया 5,000 का रिमेनिंग, ठीक है। अब ये 5,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। अच्छा, सपोज का कोई क्लेम नहीं होता, तो कोई क्लेम नहीं होता, अच्छा मैं क्या बता रहा, क्लेम है कि नहीं है, तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट लायबिलिटी का, तो उस समय ही हमें पता चलेगा कि हम लोग वहां पर एसेट जो हमारे पास है और लायबिलिटी जो है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में कोई एसेट बन रही है या कोई ऐसी एसेट या लायबिलिटी है जो उस समय है, एग्जिस्ट है चेंज इन रेशियो के समय, बट हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो उसमें से ये एक लायबिलिटी हो सकती है। हम लोग वर्कमैन का कंपनसेशन का क्लेम का एस्टिमेशन करेंगे, कितना क्लेम अगर हमारा बन रहा है उस दिन, तो उतने क्लेम को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद बचा हुआ हम लोग बांट देंगे। मान लीजिए कोई क्लेम नहीं है, पूरा रिजर्व 10,000 फ्री है, पूरा 10,000 बांट देंगे। और ऐसा मान लो अगर क्लेम जो है, अगर क्लेम का अमाउंट 10,000 हो जाता तो फिर एक्सेस कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम नहीं बांटते, ठीक है, इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पार्टनर्स में। पूरा जो भी क्लेम, पूरा रिजर्व क्लेम को सेटल करने में काम आएगा। इसी तरह ये भी हो सकता है कि क्लेम का अमाउंट अगर सपोज 12,000 हो जाता है, तो भी क्लेम जा रहा है, एक्सेस रिजर्व कुछ भी नहीं है, उस केस में भी हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। देखिए, इसकी एक सेपरेट अकाउंटिंग होती है, इसके लिए एक अलग से टॉपिक है पूरा हमारे पास, उसकी मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा और अलग से उसको अपलोड करूंगा। अभी आपको बस ये समझना है कि ये जो स्पेसिफिक रिजर्व है ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर ये फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर इनके अगेंस्ट इनके कोई क्लेम नहीं है तो इनको हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। आगे देखें, इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है उनकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से चलती है, बदलती रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर मार्केट की रेट बढ़ रही घट रही है, इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो रहा है, मार्केट उसकी वैल्यू घट रही है, तो उस लॉस की भरपाई भी हम इस रिजर्व से कर लें। आया समझ में नहीं, तो उस लॉस की भरपाई हम इस रिजर्व से करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। इसी तरह अब अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, सपोज वो 40,000 का हो गया, 10,000 का हमें लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट का, वही रिवैल्यूएशन करने में हमें पता चला, तो हम लोग पहले 10,000 का लॉस इस रिजर्व से निकालेंगे। अब सपोज इस रिजर्व में 15,000 थे, तो 10,000 यहां से निकाल लेंगे, उसके बाद बचेगा हमारे पास 5,000, एक्सेस वही पार्टनर्स में क्या करेंगे, 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेस रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व के लिए ध्यान रखो, जनरल रिजर्व में ध्यान नहीं रखना, जनरल रिजर्व फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास और वो किसी पर्पज में काम आ सकता है, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व के लिए हम लोग देखते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है या वर्कमैन के लिए कोई क्लेम बन रहा है, तो पहले हम उस लॉस को या उस लायबिलिटी को इन रिजर्व से निकालेंगे, उसके बाद बचा होगा कुछ तो हम पार्टनर से बांट देंगे, नहीं तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।
और ये भी सारे चैप्टर में आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर से बांटेंगे, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो सीआर कर देंगे, कैपिटल सीआर होती है, इंक्रीज होने पर सीआर ही होगी। ओल्ड पार्टनर क्यों लिखा है मैंने, ये वैसे मेरा क्योंकि मैंने कहा कॉमन टॉपिक है। अब मान लो एडमिशन चैप्टर में भी यही रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है, बट मैं केवल सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल लिखता हूं तो कंफ्यूजन रहता है कि सर नए पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको भी देना है क्या? नहीं, उसको नहीं देना है, क्योंकि पुरानी चीज है, सिर्फ पुराने पार्टनर से मिटेगी। और यहाँ तो खैर अपना चैप्टर क्या है कि वही पार्टनर नया तो कोई आ नहीं रहा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांटना है, एबीसी है। बट हमें कॉमन वर्ड लेके चलते हैं सभी चैप्टर में, वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर्स। नए वाले का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। और क्योंकि हम बांटी को रहे ताकि फ्यूचर का झगड़ा ना हो, पुरानी चीज है तो बांटेंगे भी कैसे? पुराने रेशियो में, ताकि फ्यूचर में रेशियो कुछ भी हो रहा हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए। ठीक है, पुराने रेशियो में बांट दो, ये चीज खत्म हो गई। इसी तरह अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, लॉसेस का मतलब क्या है? लॉसेस का मतलब है जैसे पीएनएल का बैलेंस हमने कहा सीआर है तो प्रॉफिट है। अगर मान लीजिए पीएनएल का बैलेंस बीआर है, यहां स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा और बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, और बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर आपको पीएनएल दिख रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ये लॉस है। एक्यूमुलेटेड लॉस है, हमने पहले बांटा नहीं, अब बांटना है। लॉस को बांटेंगे, लॉस का बैलेंस होता है सीआर के डीआर, डीआर लॉस क्या होता है? डीआर। अब उसको क्या कर रहे हैं? डीआर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट रहे, खत्म कर रहे हैं लॉस को, तो क्या कर देंगे? सीआर, इसलिए पीएनएल अकाउंट सीआर हो जाएगा। इसी तरह एक होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंस जो एक से ज्यादा ईयर्स तक हमें बेनिफिट दें और उन्हें हम एक साल में राइट ऑफ नहीं करते हैं, एक से ज्यादा ईयर्स में इसको राइट ऑफ करते हैं, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास हमारी बुक्स में इसका अकाउंट ओपन है, ये एक्सपेंस था, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का हमने कोई बहुत बड़ा खर्चा किया था जिसका बेनिफिट हमें 2-3 साल तक मिलना था, उस साल हम उसको पूरा राइट ऑफ नहीं करेंगे एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो जितना अमाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया ठीक है, जो नहीं किया उसको हम अब फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे वैसे। लेकिन अब क्योंकि रेशियो जरूर रहा है, जब रेशियो चेंज हो रहा है तो पार्टनर क्या करे, ये भी पुरानी चीज है, इसको क्या कर दो, खत्म कर दो, फ्यूचर तक लेके मत जाओ। तो इसका बैलेंस भी हमारी बुक्स में डीआर होगा, बैलेंस शीट में दिया होगा, डीआर बैलेंस है, इसको भी क्या कर देंगे? सीआर कर देंगे। तो एक्सपेंस है नॉर्मली बस हमको धीरे-धीरे राइट ऑफ करना होता है, इसलिए हमारा बुक्स में इसका बैलेंस शो कर रहा है। इसका अकाउंट बंद कर देंगे, बैलेंस था सीआर कर देंगे, क्लोज सीआर। और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी? डीआर। डीआर क्यों लिए पार्टनर्स कैपिटल? क्योंकि लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल क्या होगी? कैपिटल डिक्रीज होगी, कम होगी। कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है नॉर्मली? क्रेडिट, लेकिन डिक्रीज कर रहे हैं इसलिए क्या कर देंगे? डेबिट। क्योंकि क्रेडिट बढ़ने पर क्रेडिट ही करते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट कम हो रहा है, बैलेंस कम करना है, तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यहां तक की बात क्लियर है? ये है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। ठीक है, अब इसके बाद हमने बात करी गुडविल की। तो गुडविल का वैल्यूएशन एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग मैंने भी आपको बता दी थी। गेनिंग पार्टनर्स जो है वो देंगे हिस्सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन की बात करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन जो है, गुडविल का वैल्यूएशन प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया गुडविल क्या है एक्चुअली फ्यूचर का प्रॉफिट है जो हम फ्यूचर में अर्न करेंगे, उसी का लगभग हम लोग अंदाजा लगाते हैं, उसी को हम गुडविल कहते हैं, क्योंकि गुडविल की वजह से ही हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर के प्रॉफिट पर ही इसका जो है वैल्यूएशन होगा, इसलिए हम लोग प्रॉफिट को ही बेस बनाएंगे वैल्यूएशन का, प्रॉफिट ही वैल्यूएशन का बेस होगा। तो प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल निकालेंगे, इसलिए पहले बता दें प्रॉफिट को वैल्यूएशन के लिए हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं। तो लेकिन फिर उसका एवरेज क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्रॉफिट्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, एक जैसे नहीं होते हर साल, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, कम ज्यादा कुछ भी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक कॉमन फिगर लेने के लिए एक एवरेज ले लेते हैं। जैसे अगर हम बिजनेस की कमाई किसी को बताते हैं तो हम लोग क्या बताते हैं कि ऑन एन एवरेज इतना हम लोग अर्न कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट की मेजरमेंट एक एवरेज बेसिस पे करेंगे कि हम लोग इतना एवरेजली प्रॉफिट कमा रहे हैं। इस एवरेज की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि लास्ट या जो प्रॉफिट्स हम ले रहे हैं
उनका सम कर लेंगे, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर मतलब जितने ईयर्स का प्रॉफिट का हम एवरेज ले रहे हैं, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले रहे हैं, तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट का सम कर लेंगे, सम टोटल कर लेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 साल का अगर हम ले रहे हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स 4 हो गए, 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। इससे जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट होगा, एक बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां जो ध्यान रखने वाली बात है वो यहां पर एक तो इस प्रॉफिट, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं गुडविल के वैल्यूएशन पे। गुडविल जो है इस टॉपिक में हमने पढ़ा था गुडविल का वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जो है प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी यूट्यूब चैनल पर गुडविल के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग वो जरूर देखिएगा। गुडविल निकालने की वजह से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गुडविल निकालने के लिए हम आपको पहले प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। प्रॉफिट में सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज के बाद नॉर्मल, नॉर्मल के बाद सुपर। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दिया होगा, जितने भी प्रॉफिट्स ईयर हैं उनका प्रॉफिट ऐड कर लेना है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेना है। अगर प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल आइटम है तो एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट करना है। एबनॉर्मल का मतलब है कि जो आइटम्स जो हैं बिजनेस के लिए नॉर्मल नहीं होते हैं, मतलब बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते हैं, क्योंकि हमें गुडविल निकालने के लिए केवल नॉर्मल प्रॉफिट लेना होता है। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो आपको लेस करना होगा, और एबनॉर्मल लॉस अगर कोई घटा हुआ है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, ऐसा कुछ है, तो आपको वापस से उस लॉस को ऐड करना होगा ताकि आप बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट पर आ सके, क्योंकि मैं ऐसा प्रॉफिट निकालना जो फ्यूचर में मेंटेन रहेगा। उसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब जो हम लोग कमाने की उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेड करते हैं कि इतना प्रॉफिट तो हमें होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, क्योंकि सुपर का मतलब है हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे हैं, कि जितना हम एक्चुअल में कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट है हमारा जो हम एक्चुअल में कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा होगा तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने के लिए पहले यहाँ पर एवरेज और सुपर के बेस पे गुडविल निकलती है, लेकिन नॉर्मल क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम सुपर निकाल सकें। उसके बाद हमने पढ़ा था गुडविल निकालने की 2 मेथड होती है। गुडविल निकालने की नॉर्मली 2 मेथड होती है। एक था ईयर्स परचेज मेथड। ईयर्स परचेज मेथड में हम क्या करते थे कि सिंपली जो गुडविल है उसको निकालने के लिए क्वेश्चन लिखता है कि जैसे सुपर प्रॉफिट को 3 इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सुपर गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या केवल एवरेज प्रॉफिट। तो करना क्या होता है, जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज है, इसका मतलब है इतने ईयर तक प्रॉफिट मेंटेन रहेगा आने वाले सालों में। तो अपने को क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, जैसा क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बता देगा सुपर प्रॉफिट से निकालना है या एवरेज प्रॉफिट से, तो आपको क्या करना है, गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, जैसा क्वेश्चन बोले उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो भी क्वेश्चन बताएगा आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, गुडविल आ जाएगी। फिर एक हमारी मेथड होती थी कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते थे। इस मेथड का लॉजिक था कि हमें कितनी कैपिटल प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं उसके लिए कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी और कितनी एक्चुअल में हमने लगा रखी है, उसी का डिफरेंस गुडविल होता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बेस पर हम पहले एवरेज प्रॉफिट जो है उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से 100/NRR माइनस कर देंगे उसमें से एक्चुअल में जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब ये निकालकर इसमें से हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी जो है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी गुडविल आ जाएगी डिफरेंस। और अगर आप कैपिटलाइजेशन कर रहे हो सुपर प्रॉफिट का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें हम लोगों को सिंपली सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 और डिवाइड बाय करना है NRR, सीधा आपकी क्या निकल जाएगी, गुडविल। इस मतलब का सिंपल सा लॉजिक है, कितना कैपिटल हम लगा के बैठे हैं और कितनी हमें कैपिटल लगानी चाहिए। अगर हम कम कैपिटल लगा करके ज्यादा पैसा, उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितना नॉर्मली हमें कमाना चाहिए था, तो हम लोग कहेंगे कि ये बिकॉज ऑफ हमारी गुडविल है, तो उसी को हम वैल्यू ऑफ गुडविल मान लेंगे। अब गुडविल के वैल्यूएशन के बाद फिर भी मैं कहूँगा गुडविल वैल्यूएशन मैंने सिर्फ एक शॉर्ट में आपको बताया कैसे कैसे होता है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गुडविल के लिए वो प्रीवियस वीडियोस आपको देख लेनी है, क्योंकि गुडविल एक बड़ा टॉपिक है, एग्जाम्पल के साथ आपको चीज समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुडविल के लिए एंट्री क्या है, तो ये ध्यान रखें, गुडविल के लिए हमेशा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी बिना गुडविल अकाउंट खोले।
क्योंकि गुडविल एक सेल्फ जनरेटेड अमाउंट है, कोई हमने पेमेंट नहीं किया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी बुक्स में दिखाते नहीं है। सिंपली क्या करना है, गुडविल के लिए बताया था मैंने आपको गुडविल है क्या, गुडविल फ्यूचर का प्रॉफिट है। तो फ्यूचर के प्रॉफिट का जो नुकसान हो रहा है किस पार्टनर को, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आपको दे देना है। और कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को हम दे देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी इसलिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गई बात नहीं? ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी ऑलवेज एन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास फॉर गुडविल। ऑलवेज मतलब हमेशा, आपको कोई भी केस देते क्वेश्चन गुडविल के लिए, आपको यहाँ पर हमेशा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उसका अकाउंट ओपन नहीं करना है। ठीक है, कैसे करना है, जो भी अमाउंट होगा गुडविल का उसमें मल्टीप्लाई करना है जिस पार्टनर का जितना भी सेक्रीफाइसिंग का या गेनिंग का शेयर है। सेक्रीफाइसिंग वाले का शेयर सेक्रीफाइसिंग वालों के सामने और गेनिंग का शेयर गेनिंग के सामने लिख देना। ये एंट्री हुई गुडविल की। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इसके लिए हमने प्रीवियस क्लासेस आपके सामने थोड़े दिन पहले ही अपलोड की थी। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का करना का मतलब है कि हम लोग एसेट लायबिलिटी की दोबारा वैल्यू करते हैं ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशियो। उस दिन हम लोग निकालते हैं कि रिवैल्यूएशन करने पर हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ताकि फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को हम लोग खत्म कर सकें। तो प्रॉफिट लॉस निकालना है रिवैल्यूएशन पर। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पर तो हम सीआर सेट में लिखेंगे। प्रॉफिट कब कब होता है, या तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। असेट इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है। और अगर लॉस की बात करें तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, लॉस डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और लॉस कब होगा, जब असेट की वैल्यू या तो डिक्रीज हो रही है या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकाल के पार्टनर से बांटना है। प्रॉफिट लॉस कब आएगा नेट, अगर सीआर साइड का टोटल ज्यादा है, डीआर कम है, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट है क्योंकि सीआर साइड ज्यादा है। और अगर डीआर साइड ज्यादा है मतलब हमारे लॉसेस ज्यादा है और सीआर साइड का टोटल कम है मतलब हमारी प्रॉफिट कम है, तो ये लॉस होगा, ये भी पार्टनर से बांट देना है। तो अगर प्रॉफिट, अगर डिफरेंस यहाँ है डेबिट में तो प्रॉफिट है और क्रेडिट में आ रहा है तो लॉस है। लॉस प्रॉफिट जो भी हो ओल्ड पार्टनर से बांट देना है ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। ये इसके लिए एंट्री है। अगर हम प्रॉफिट को बांटते हैं तो एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिया तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट पार्टनर से कौन से रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल, लॉस बांटेंगे तो कैपिटल कम होगी इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये हमारे लिए रिवैल्यूएशन का टॉपिक है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने, इससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रिजर्व्स की अकाउंटिंग, गुडविल की अकाउंटिंग। अब हमने बात कर ली रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन के लिए आपको कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है, और अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में पोस्ट करना है। इसी तरह एंट्री बना सकते हैं आप। अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन तो सीआर हो जाएगा और असेट डीआर हो जाएंगे। इस तरह से आप एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे केस सेकंड की। इस चैप्टर के केस सेकंड की, केस सेकंड क्या है बताते हैं आपको। चलिए, केस सेकंड है हमारा जहां पर फर्म के पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम लोग रिजर्व्स को नहीं बांटना चाहते। जैसे हमने अभी पहले केस पढ़ा था रिजर्व में कि पार्टनर्स रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिजर्व डीआर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल सीआर हो जाएगी। लेकिन जहां पर आप प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, क्योंकि रिजर्व आपको फ्यूचर में स्ट्रेंथ देते हैं, तो आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो रिजर्व आपके पास अपनी बुक्स में रखना चाहते हैं आप, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में हमें रिजर्व को बांटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि रिजर्व भी वहीं रह जाए और हमारा जो मेन मुद्दा है कि डिस्प्यूट फ्यूचर का खत्म हो जाए। तो बहुत सिंपल तरीका है कि जिस पार्टनर को जितना नुकसान हो रहा है, रिजर्व बांटने की प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्व मत बांटिए, जितना जिसको लॉस हो रहा है, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना शेयर उस पार्टनर को दे दो। किससे लेकर दे दो, जो पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब फ्यूचर में जिसको इसमें ज्यादा मिलने वाला है उससे आज ही ले लो, और फ्यूचर में जिसको कम मिलने वाला है उसको आज ही दे दो। तो ये फिर आपके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। ये एंट्री आपको करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब देखो गुडविल के लिए भी हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट एंट्री, इसके लिए भी हमने पढ़ा एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब जहां पर हम किसी चीज का अकाउंट को इफेक्ट किए बिना हम चाहते हैं वो चीज वैसी की वैसी रहे, सिर्फ हम उसका एक निचोड़ निकाल रहे हैं, एक नुकसान, एक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि भाई इतना नुकसान या इतना प्रॉफिट फ्यूचर में हो सकता है, तो उतने ही हिस्से से हम लोग क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, तो उसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कह देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा जितना उसको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और उस पार्टनर को से ले लिया जाएगा जिसका हिस्सा शेयर फ्यूचर में बढ़ रहा है, जो गेन कर रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ भी पास हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको, तो कैसे करोगे, आपके पास चार चीजें, मान लीजिए जनरल रिजर्व है,
तो जनरल रिजर्व के लिए अलग एंट्री नहीं करनी, P&L है, P&L के लिए अलग एंट्री नहीं करनी। आपको क्या करना है, पहले नेट अमाउंट निकाल लेना है, क्योंकि कोई को इनका अकाउंट तो बंद करना नहीं है, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसके लिए अपने को सिर्फ एक नेट एंट्री करनी है। नेट इफेक्ट से जो भी नेट अमाउंट आएगा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, उसको मल्टीप्लाई कर देना है वही शेयर ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन से। तो अगर जनरल रिजर्व है, P&L का बैलेंस CR है, भी प्रॉफिट है तो हम लोग लेंगे। P&L का बैलेंस अगर DR है माइनस कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है माइनस कर देंगे, ये लॉस है, एक्सपेंस है, तो ये माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम नेट अमाउंट कह रहे हैं, और इसमें जो भी जो है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर वो निकाल के ये एंट्री पास हो जाएगी। इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखिए एक नोट मैंने आपके लिए डाला है, चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। नोट है वेयर पार्टनर्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स, हमने कहा एडजस्टमेंट एंट्री, जहां पार्टनर रिजर्व को नहीं बांट रहे हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को नहीं बांट रहे हैं वहां भी एडजस्टमेंट एंट्री। फिर हमने पढ़ा गुडविल के लिए भी हमेशा क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। फिर हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन, हालांकि रिवैल्यूएशन तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पूरा बांटते हैं पार्टनर्स में, और हम लोग जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो नहीं दिखाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे इसमें भी हमने एक क्लास ली थी प्रीवियस इसमें, कि हम पार्टनर ये चाहते हैं कि एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को हम लोग इफेक्ट नहीं करना चाहते, उन्हें उसी कीमत पर दिखाना चाहते हैं जो पहले थी रिवैल्यूएशन से। जैसे मैं एग्जांपल लिया था, लैंड 5 लाख का था 6 लाख का हो गया, तो हम लोग अभी भी चाहते हैं कि लैंड 5 लाख पर ही दिखाया जाए। तो उसके लिए भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम रिवैल्यूएशन भी करना चाहते हैं लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते बुक्स में, ताकि ओरिजिनल वैल्यू पर ही वापस उसी कीमत पर जो बुक वैल्यू थी चेंज रेशियो चेंज से पहले उसी पर हम लोग उसमें बैलेंस शीट में उसको दिखाते रहे। तो इसके लिए भी फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है उसके लिए फिर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कब करनी पड़ेगी, जब बुक वैल्यूज असेट लायबिलिटी की आर नॉट अल्टर्ड, मतलब उसको हम चेंज करना नहीं चाहते हैं, उसका भी हम क्या देना चाहते हैं, सिर्फ इफेक्ट देना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। तो अब देखो गुडविल की भी एडजस्टमेंट एंट्री है, रिजर्व की भी एडजस्टमेंट एंट्री है, और रिवैल्यूएशन की भी एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन तीनों एडजस्टमेंट एंट्री कब है, जब हम लोग किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट या उसकी वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहते हैं। हालांकि गुडविल की तो हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री होती है, बस हम लोग क्या चाहते हैं कि इफेक्ट दे दें। इफेक्ट देने का मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे लेकर सैक्रिफाइस वाले को उतना शेयर देते हैं जितना सा उसका कम हो रहा है, तो हमें ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। अब अगला कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में ये क्रिएट होता है कि सर ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है कि हमें क्या अलग अलग, सपोज क्वेश्चन में आ रहा है कि रिजर्व भी नहीं बांटना, गुडविल भी है और रिवैल्यूएशन भी हमें करना है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखाना, तो क्या अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी? इसके लिए हमने नोट नंबर 2 लिखा है, नहीं आपको अलग अलग एंट्री नहीं करनी है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में तीनों चीजें हैं, रिजर्व भी है, गुडविल भी है और रिवैल्यूएशन भी है, जिसमें हम लोग बुक वैल्यूज पर उसका इफेक्ट नहीं डालना चाहते, रिजर्व भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हमें समझ में आ गई तीनों के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन हम चाहें तो तीनों के लिए एक साथ भी एक ही एडजस्टमेंट एंट्री बना सकते हैं। अधिकतर आप देखेंगे जो क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री वाला होता है उसमें आपको क्वेश्चन कहेगा कि आपको सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आपको क्या करना है, रिजर्व का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का अमाउंट जोड़कर टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट निकाल लेना है, नेट इफेक्ट देने वाला अमाउंट निकाल लो, फिर उसमें वही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर करके आप एक सिंगल एंट्री पास कर लो। तो ये नोट नंबर 2 है कि सो एडजस्टमेंट एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेटली फॉर ईच आइटम। इन सबके लिए सेपरेटली एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ एक ही करनी होगी विद द इफेक्ट ऑफ द टोटल अमाउंट। जो टोटल अमाउंट होगा इन सबका उनको जोड़कर उसमें वही गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल के सैक्रिफाइसिंग का शेयर निकाल के ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट, ये एंट्री हमको पास कर देनी है। समझ में आ गई बात की नहीं? एक बात का और ध्यान रखता हूं, नोट कर दूं मैंने कहा था कि अगर आप रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं लेकिन आप लोग बुक्स में इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? तो मैं बताया था वर्किंग नोट में जाके निकालना, बुक्स में मत निकालना। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा उस केस में। रिवैल्यूएशन अगर बनाना भी है तो वर्किंग नोट में बना के बनाओ, और उसका बेटर है नाम रिवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन दो। ये हमने पहले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, ताकि इफेक्ट नहीं आए। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी है तो वर्किंग नोट में जाके बना लो, या फिर रफली वैसे ही किस पे कितना प्रॉफिट हुआ, किस पे कितना लॉस हुआ वो लिखकर नेट प्रॉफिट लॉस निकाल के ये एंट्री आप पास कर लीजिए विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ताकि आप लोग अपनी बुक्स में ओरिजिनल अमाउंट पर ही एसेट और लायबिलिटी को शो करते रहे। तो इसके साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिवीजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब अगली क्लासेस में हमारे आगे के चैप्टर। यहां तक हमारा कंप्लीटली चैप्टर और रिवीजन खत्म होता है। सो अभी इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच।